Hello everyone, welcome to Cartographia IAS, a revolution in Indian education। स्वागत करता हूं मैं आपका मेंटर, आपका दोस्त गौरव और वेलकम बैक इन दिस सीरीज जो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसको एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमसे। डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपका जो अप्रोच है पढ़ने का वो चेंज होगा कार्टोग्राफिया के साथ साथ। ओके एंड ये हमारी जो सीरीज है आप हमारा इसके बाद जब हम बहुत जल्द ही मैराथन कोर्स लेके आ रहे हैं तो पहले आप एक बार मैराथन कोर्स कर लेना, उसके बाद आप सीरीज को देखना, तो उसके बाद आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, सो जस्ट वन थिंग कि लेट मी चेक कि मेरी आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही, कोई इशू तो नहीं है और हम स्टार्ट करते हैं। ओके और एक चीज और है कि आप चैट सेक्शन में आप कमेंट जरूर किया करिए। जब आप कमेंट करेंगे कमेंट सेक्शन में तो उससे क्या होगा, हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन जो गैप है वो नहीं बनेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपकी चैट देख रहा हूँ, आपको यहाँ से आंसर कर रहा हूँ, आप वहां से आंसर कर रहे होंगे, तो इससे हमारा और आपका एक कम्युनिकेशन बनेगा और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है एजुकेशन के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं होता तो ये दुनिया इवॉल्व ही नहीं होती। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले वहीं पे मर जाते। कम्युनिकेशन नहीं होता तो इंडियन में वेस्टर्नाइजेशन नहीं आता। कम्युनिकेशन नहीं होता तो यूरोपियंस भारत पे अटैक नहीं करते। ठीक है, तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। रोहित कुमार गुड इवनिंग रोहित। ठीक है, सो स्टार्ट करें, चलें। सो लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था। ओके सो अगर इससे पहले आप लास्ट लेक्चर जरूर देखिएगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया हुआ है, कैसे ब्रिटिशर्स में जो इम्पोर्टेंट गवर्नर और गवर्नर जनरल थे उनकी कितनी इंपॉर्टेंस रही है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट करने में इंडिया को। ओके सो हमने एक चार्ट बनाया था जिसमें हमने पढ़ा था कि भाई रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की नींव डाली थी, बेस बनाया था, फिर उसके ऊपर उसको मजबूत किया गया, फिर मजबूत के ऊपर आप देखोगे भवन बनाया गया और उसका ब्यूटिफिकेशन किया गया। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और चलिए पहला सवाल देखते हैं। द मेन एम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक सब्सिडरी अलायंस इन राजपूत स्टेट्स वाज। ठीक है, आंसर करिए। ठीक है, पहली चीज तो आपको देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले आप कहां जाओगे, सब्सिडरी अलायंस पे। ठीक है, सहायक संधि ये कौन लेके आया था, लेट मी नो। सहायक संधि कौन सा गवर्नर जिसने सहायक संधि चलाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है सहायक संधि। कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, सहायक संधि कौन लेके आया था। ठीक है, ऑप्शन बी, प्रोटेक्टिंग दीज स्टेट फ्रॉम मराठा पिंडारी इन्वेजन। ओके, अभिनव राजपूत वेलेजली, वेरी गुड है ना। सो लॉर्ड जो वेलेजली है वो लेके आया था सब्सिडरी अलायंस। थोड़ा सा आप पेशेंस रखो। अब देखो, जब वेलेजली आया भारत में, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली, और आप वेलेजली की कहानी थोड़ी सी सुनो। जब लॉर्ड वेलेजली इंडिया में आया उस टाइम की सिचुएशन आप देखो। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली कब आया भाई, तो ये आया 1798 से और ये रहा कब तक, 1805 तक। ठीक है, अब इस टाइम की स्थिति देखो इन इंडिया में। रोहित कुमार वेलेजली, वेरी गुड। ठीक है, अब इंडिया में देखो, सुनो, 1798 तक आते आते पूरा काम कर दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने, कॉर्नवालिस ने और हेस्टिंग ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव डुअल गवर्नमेंट लाया था, बाद में हेस्टिंग ने इसको हटा दिया था, और रॉबर्ट क्लाइव और कॉर्नवालिस ने आपको पता ही है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर दिया था, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, ये सारी चीजें कर दी। तो इसका मतलब है कि जब तक लॉर्ड वेलेजली आया तो ये जो बंगाल था, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी वाले स्टैब्लिश हो चुके थे, मजबूती हो गई थी इनकी। ठीक है, ये मजबूत हो चुके हैं। दूसरी जो चीज थी वो ये थी कि लॉर्ड वेलेजली को जो एक इंपॉर्टेंट काम करना था वो करना था, मराठों को क्या करना था,
जो मराठा एम्पायर है इनको शांत करना था, ठीक है। तो 1802 में तुम्हें पता ही है, ठीक है, द ट्रिटी ऑफ बेसिन में क्या कर दिया गया, मराठास को शांत कर दिया गया। तो बंगाल में स्टेबिलिटी थी, मराठा शांत थे, और मैसूर को इन्होंने क्या कर दिया था, अपंग कर दिया, ठीक है, ठीक है। मैसूर को अपंग कर चुके थे ये, कब तक, 1799 तक, ठीक है। चौथा जो मैसूर, यस, सो मैसूर को इन्होंने अपंग कर दिया। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान मारा गया। अब हुआ क्या, जब वेलेज़ली आ रहा था, अब सुनो वर्ल्ड में क्या चल रहा था, 19 आप देखोगे 1797 में फ्रांस में एक व्यक्ति उभर के आता है, क्या बंदा था, नेपोलियन। और जैसे ही वो उभर के आता है 1797 में, 1797 में, और 2 साल के अंदर वो इजिप्ट पे कब्जा कर लेगा, इजिप्ट के बाद सीरिया पे कब्जा कर लेगा, और अगला उसका निशाना होगा इंडिया। अब इसी टाइम पे आप देखोगे कि लॉर्ड वेलेज़ली को भेजा जाएगा। अब लॉर्ड वेलेज़ली के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि भारत के चारों तरफ आप एक सुरक्षा घेरा बनाओ, जिससे कि नेपोलियन भारत में कोई सहयोगी पैदा ना कर सके, ठीक है। फ्रांसीसी ऑलरेडी रह के गए हैं, और फ्रांसीसी चाहेंगे कि भाई इंडिया में सहयोगियों को बनाया जाए, और नेपोलियन आया है तो नेपोलियन बोलता ही था कि मुझे ब्रिटिश साम्राज्य का खात्मा करना है। और ऊपर से आपने सुना ही था जैकोबिन क्लब का मेंबर लॉर्ड ये नेपोलियन भी था, और टीपू सुल्तान भी था। तो अब ब्रिटिशर्स बहुत घबराए हुए थे, और जब ब्रिटिशर्स घबराए हुए थे तो इन्होंने बोला कि आप सुरक्षा घेरा लगाओ। अब सुरक्षा घेरा लगाने का मतलब है कि एक एक बंदे से लड़ाई लड़ना, ठीक है। अब तुम किससे, सबसे एक एक जितने भी राज्य हैं सबसे लड़ाई लड़ो। तो सबसे लड़ाई लड़ने के लिए इतनी केपेबल नहीं थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी कंपनी थी, तो इतना सारा पैसा भी नहीं था इनको, इनके पास की सबसे लड़ाई लड़े। तो इन्होंने एक नई पॉलिसी लेके आए, ये सब्सिडरी अलायंस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी, ठीक है। आप बोलते हो ना कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, नहीं तो हम कुछ कर लेते। देखो इधर, बिना पैसों के पूरे भारत को घेर लिया गया, ठीक है, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। सब्सिडरी अलायंस लाया गया। पहले इन्होंने मूर्ख बनाया, पहले मूर्खों को राजा बनाया, और फिर इन्होंने बोला कि अब मूर्खों को डराया कि भैया हमारे साथ नहीं आओगे तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तुम्हारा एग्जिस्टेंस चला जाएगा, ठीक है। और यहां से क्या हुआ कि सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी सोवरेनिटी खत्म कर दी, राज्यों की संप्रभुता खत्म हो गई, ठीक है। और ये जो वेलेज़ली था, इसने क्या किया, सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस के बेसिस पे क्या कर दिया, एक एक करके सारे राज्यों को अपने क्षेत्र में मिला लिया, ठीक है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी सब्सिडरी अलायंस में, यहीं पे मैं बता देता हूं, चलो ठीक है। पहली जो चीज थी वो ये थी कि जो आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी, आपको बोला कि ब्रिटिश आर्मी आपकी क्या करेगी, सुरक्षा करेगी, ठीक है, क्योंकि आपको आपस में डर है कहीं मराठा आप पे अटैक ना कर दें, अफगानी अटैक ना कर दें। तो इन्होंने बोला कि ब्रिटिश आर्मी आपके स्टेट में रहेगी, और उनका जो एक्सपेंडिचर है, समझो ये, उनका जो एक्सपेंडिचर है वो आपको ही क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो पहली चीज तो ये कि इनकी सेना बढ़ रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इनको पता भी नहीं चल रहा मूर्खों को। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपका स्टेट अगर किसी दूसरे बाहर विदेशी फॉरेन जो यूरोपियन कंपनी है उससे अगर कोई भी संबंध बनाता है तो वो बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के पूछे नहीं बना सकता। इट मींस आपका जो फॉरेन अफेयर्स है वो क्या कर दिया गया, फॉरेन अफेयर्स कंट्रोल कर लिया गया, ठीक है। विदेश में आप किसी से अगर संबंध बनाते हो तो उसमें आपको ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछना पड़ेगा। इसका मतलब है कि फ्रांसीसियों से सीधा सीधा बचाओ, ठीक है। अब तीसरा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सब्सिडरी अलायंस का, वो ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रेजिडेंट्स। एक रेजिडेंट को क्या कर दिया गया, अपॉइंटमेंट कर दिया गया। अब इन्होंने पता क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि आपके स्टेट में एक रेजिडेंट रहेगा। तो अब जो हमारे राजा थे मूर्ख, उन्होंने बोला सर रेजिडेंट क्यों, कि आपको आना जाना ना पड़े, वो बंदा काम करता रहेगा। आप बोलो कि उनके राज्य से कुछ मंगाना है, आप रेजिडेंट को भेज दो, तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हमारा रेजिडेंट कर देगा। आप तो बस बैठ के खाओ, आप तो लेटो, ऐश मौज करो। लेकिन इंटरनली ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब ये था कि पीछे से तुम किसी से दोस्ती ना कर लो, इसलिए रेजिडेंट अपॉइंट कर दिया गया। और इस बेसिस पे क्या कर लिया गया, एक एक करके सारे स्टेट्स को मिला लिया गया, ठीक है। सो अब कौन कौन से स्टेट हैं, ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि सबसे पहला जो राज्य है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ पहला राज्य कौन सा था जो सब्सिडरी अलायंस के अंदर आया, द फर्स्ट स्टेट, ठीक है। चलो मैं यहां पे कुछ राज्य लिख देता हूं। जो पहला राज्य आया, ये आया था हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद।
1798, व्हाट अ पॉलिसी। आप दिमाग देखो इनको, इन लोगों का। दूसरा जो आया वो मैसूर आया, ठीक है, 1799 में। 1799 टीपू सुल्तान मारा गया, उसके बाद वाडियार डायनेस्टी के राजा को फिर बैठा दिया गया और उनसे बोल दिया गया भैया साइन कर लो, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे हमारा अवध, ठीक है, 1801 में। उसके बाद आप देखोगे पेशवाज आ गए इनके अंडर 1802, बेसिन की संधि में, ट्रिटी ऑफ बेसिन, ठीक है। इसके बाद जो इन्हीं के अंडर लोग, जो मराठा संघ था, भोसले थे, सिंधिया थे, ठीक है, ये लोग आते चले गए, ठीक है। सो टॉप वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उनको याद रखोगे। तो सब्सिडी अलायंस में ये सारे लोग आ गए थे, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? द मेन एम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू मेक सब्सिडरी अलायंस इन राजपूत स्टेट वाज टू एस्टेब्लिश द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आंसर राइट है डी। चलिए भाई अगले सवाल पे। मुझे लग रहा है कि आप सभी को वेलेजली तो कंप्लीट हुआ होगा, वेलेजली में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले। एट अ टाइम व्हेन एम्पायर इन यूरोप वर क्रम्बलिंग बिफोर द might of Napoleon, which one of the following governor general kept the British flag flying high in India? ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि नेपोलियन का जब डर था तब ब्रिटिशर्स जो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने इंडिया में ब्रिटिशर्स को बचाया? तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें भी अपना लॉर्ड वेलेजली, ठीक है भाई। चलिए, एंग्लो नेपाल वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ठीक है। एंग्लो नेपाल, कमेंट सेक्शन में बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काला पानी डिस्प्यूट चल रहा था अभी, काला पानी डिस्प्यूट चल रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। और एक सेकंड देना मेरे को, मैं 1 मिनट वो लैपटॉप से चार्जर कनेक्ट कर लूं। इसका आंसर जल्दी दो। आंसर एंग्लो नेपाल वॉर, अंग्रेज और नेपाल के वॉर, ठीक है। तो ये हुआ था कब से कब? चलो मैं बता देता हूं। 1814 से लेके 1816, 1816 से 1814 से लेके 1816 के बीच, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था? बस यहीं पे एक ट्रिटी साइन हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुगौली की संधि, सुगौली ट्रिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुई थी? 1816 में। यही बाद में काला पानी विवाद बना है अभी, ठीक है। सुगौली ट्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ये इंडिया है, ये नेपाल है, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, कौन सी नदी बह रही है? आंसर करो, ठीक है। ये जो एरिया है आपको दिख रहा है, यही है काला पानी एरिया, ठीक है। तो ये जो नदी है, महाकाली, काली नदी बोलते हैं इसके, तो इसके वेस्ट में जितना भी पार्ट है, ये पूरा पार्ट कौन सा हो गया था? इंडिया। और इसके ईस्ट में जितना है, ये पार्ट कौन सा हो गया था? नेपाल, ठीक है। तो ये ट्रिटी हुई थी साइन। बाद में अंग्रेजों ने नेपालों की भर्ती करना भी स्टार्ट किया, क्योंकि गोरखा इतनी बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ी गोरखाओं ने, और अंग्रेजों को एक हद तक तो सबक सिखा दिया। देन अंग्रेजों को पता चला कि यार गोरखाओं को भर्ती करना चाहिए अपनी सेना में। आज भी गोरखा रेजिमेंट के लोग ब्रिटिश आर्मी में सेवाएं देते हैं। गोरखाओं का हथियार बताओगे? गोरखाओं का हथियार बहुत फेमस है, कौन सा हथियार है जो उनका बहुत फेमस है, ठीक है। सो कौन था इस टाइम पे? लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। आपको पता ही है 1813 से लेके 1823, ये पूरा टाइम किसका था? लॉर्ड हेस्टिंग का। राइट आंसर रोहित, राइट आंसर। अभिनव, राइट आंसर। ओके, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। Which one of the following pair is not correctly matched? कौन सा ऐसा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है? आंसर, क्वेश्चन नंबर 24, 25। अच्छा, आंसर नीचे ही लिखा है। चलो, हेक्टर मुनरो, बैटल ऑफ बक्सर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई में हेक्टर मुनरो आ गया था, ठीक है। जबकि प्लासी का जो वॉर था, प्लासी में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ओके।
लॉर्ड हेस्टिंग, एंग्लो नेपाल वॉर अभी देखा हमने, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे। लॉर्ड वेलेस्ली, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे क्या हुआ था? बिल्कुल सही बात है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। कब हुआ था? तो आपको पता ही है 1799 में, और टीपू सुल्तान इसमें क्या हुआ था? मारा गया था श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए। लॉर्ड कॉर्नवालिस, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, बिल्कुल गलत है। थर्ड एंग्लो मराठा जो वॉर है, ये याद रखोगे, ये हुई थी 1817 और 1818 में, ठीक है। इसकी कहानी क्या है मैं बताता हूं। ये जो पार्ट है भारत का, राजस्थान वाला, यहाँ पे रहते थे पिंडारी। आपने सलमान खान की एक पिक्चर देखी होगी पिंडारी वाली, यस बिल्कुल सही रोहित। सो जो पिंडारी थे, अब हुआ क्या, मराठास धीरे धीरे खत्म होने लगे, ठीक है। मराठाओं ने क्या कर लिया? सब्सिडरी अलायंस कर लिया 1802 में बेसिन की संधि से। और जब मराठाओं ने सब्सिडरी अलायंस कर लिया, और ये जो पिंडारी थे, ये क्या करते थे? मराठाओं के लिए लड़ते थे। अब मराठा तो सब्सिडरी अलायंस कर गए, सहायक संधि कर गए, अब पिंडारी बचे, पिंडारी क्या करें? सो पिंडारियों ने दोबारा से लूटपाट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये जब लूटेंगे, यहाँ राजस्थान का वेस्टर्न वाला पार्ट है, तो खतरा किसको होगा? अंग्रेजों को। ये सूरत को भी लूट सकते हैं, ये गुजरात में भी लूटपाट मचाएंगे, ये मुंबई को भी लूटेंगे। अंग्रेजों ने बोला कि भाई ये जो पिंडारी हैं, इनको पिंडारी को समझाओ तुम लोग। तो पेशवास ने कह दिया ना ना, हम तो नहीं समझा पाएंगे। देन अंग्रेजों ने पिंडारियों के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ दी। अब जब अंग्रेजों ने पिंडारियों के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ी, तो पेशवास ने अटैक किया पिंडारियों के ऊपर, और यहीं से स्टार्ट होता है फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर। और इस वॉर के बाद पूरी तरह से मराठास क्या हो गए? खत्म हो गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो स्टोरी है, ये याद रखोगे आप, पिंडारियों की वजह से, ठीक है। चलिए भाई अगले सवाल पे मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज रिलेटेड टू, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज रिलेटेड टू, ठीक है। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप लोग बताओ भाई। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, सर जॉन सोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली। आंसर मी, आंसर मी, कम ऑन गाइस, हाउस द जोश, आंसर मी। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आंसर आंसर आंसर, लॉर्ड हेस्टिंग होगा थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, बिल्कुल सही बात है ना। सो राइट आंसर लॉर्ड हेस्टिंग। चलिए भाई आगे चलते हैं। सर थॉमस मुनरो वॉज गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग द ईयर, किस साल में थॉमस मुनरो, ठीक है, ये हेक्टर मुनरो नहीं है, ये थॉमस मुनरो की बात चल रही है। गवर्नर था मद्रास का, मद्रास 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 का गवर्नर, बिल्कुल सही बात अमन। सर थॉमस मुनरो 27। सो थॉमस मुनरो जो था, ये 1820 से लेके 1827 तक ये था मद्रास का गवर्नर। और एक चीज याद रखोगे, अब 1793 में आप देखोगे परमानेंट सेटलमेंट कौन लेके आया था? परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त कौन लेके आया था भाई? कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस। अब क्या हुआ, मद्रास जो था उस टाइम पे, इस टाइम पे बैठा था थॉमस मुनरो, और इस टाइम पे साउथ इंडिया में थॉमस मुनरो क्या लेके आया? थॉमस मुनरो लेके आया रैयतवाड़ी सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैयतवाड़ी जो सिस्टम था वो इंडिया के कौन से पार्ट में था? बंगाल, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया? सही आंसर क्या होगा? साउथ इंडिया, मद्रास वाले जो एरिया है, यहां पे एक सिस्टम आया था रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी सिस्टम। और ये मद्रास में इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो ने 1820 से लेके 27 तक, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फादर ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम। चलिए भाई, ऑन द बेसिस ऑफ एलिज्ड माल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे विच गवर्नर जनरल हैड टेकन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैसूर। अभी तक आपने सुना होगा कि माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे हमने अवध को अनेक्स किया था, ठीक है, कब? तो 1856 में, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, याद करो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। 26 का आंसर, 26 का क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग होगा 26 का, ठीक है। हाँ मन 29 28। आज आपको एक नई चीज समझ आई होगी,
यस, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड, विलियम बेंटिक, बहुत सही, बहुत सही। अभी तक आपने ये सुना होगा कि अवध का अनेक्सेशन किया था माल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, कि तुम्हारा जो प्रशासन है वो बहुत ही भ्रष्ट है, उसके बेसिस पे। लेकिन मैसूर का भी किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैसूर का किया गया था 1831 में, किस बेसिस पे? तो 1831 में कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाना जाता है, इन्होंने सती सिस्टम, ठीक है, सती जो प्रैक्टिसेस थी उसको बंद करवाया था। कब? 1829 में राजा राम मोहन, जो उस टाइम पे राजा राम मोहन और ईश्वर चंद विद्यासागर, इन सब के प्रयासों से, ठीक है। सो 1829 में सती एबोलिश किया इन्होंने, ठगी प्रथा चलती थी उसको भी खत्म किया था इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने काफी अच्छा रिफॉर्म्स किए थे इस टाइम पे। और जो लड़कियां थी उनको क्या कर दिया जाता था, पहले ही इन्फेंटिसाइड होता था, उसको भी इन्होंने बंद किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे आप देखोगे साउथ में बहुत केओस था, ठीक है, खासकर ये केरल वाले पार्ट में और ये मैसूर वाले पार्ट में। तो इन्होंने क्या किया, मैल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे मैसूर को अनेक्स किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी। और इसके बाद आप देखोगे एक और 2 पॉइंट और याद रखोगे, इन्होंने कुर्ग जो था कर्नाटक में, इसको भी अनेक्स किया था 1834 में। कुर्ग कर्नाटक को भी अनेक्स किया था 1834 में। राइट आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। Who among the following governor general of Bengal was associated with third Anglo-Mysore war? तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। एक बार में आपको चीजें याद रह जानी चाहिए कि तीसरा है, दो जो वॉर हुए थे फर्स्ट और सेकंड, उस टाइम पे कौन था? हैदर अली था, ठीक है भैया। और दो जो हुए थे तीसरा और चौथा, उस टाइम पे कौन था? तो टीपू सुल्तान था। बहुत आसानी से आप इन पे अंतर कर सकते हो, ठीक है। तो जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होगा तो उस टाइम पे कौन होगा? टीपू सुल्तान। तो बाप का भाई का सबका बदला लेगा टीपू सुल्तान। कब लिया होगा? 1790 से लेके और 1792 तक। और 92 में कौन है? Who among the following Governor General of Bengal was associated with Third Anglo-Mysore War? तो 29 का सही आंसर क्या होगा? कॉर्नवालिस, ठीक है भाई, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का जो टाइम है यहीं पे याद होना चाहिए तुम्हें, ये टाइम, सॉरी 1786 के लेके 93 तक। वेरी गुड रोहित, कॉर्नवालिस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, Who among the following was associated with suppression of thugs? ठीक है। अब देखो ये इसमें आंसर लिखा है ऑलरेडी, बट मैं ये कहानी सुनाता हूं तुम्हें, बड़ी अच्छी। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जब, सो बेंटिक का जो टाइम था 1828 से लेके और 1835 तक, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, खासकर ये जो बंगाल वाला रीजन था, ठीक है, ये जो बंगाल वाला रीजन था, यहाँ पे कुछ लोग काली माता की पूजा करते थे। काली, इंडिया में तुम्हें पता ही है, काली, दुर्गा माता और इन भगवती देवी, इन सब की पूजा होती थी। तो इनके पूजा में क्या होता था, हेड, सर काट के चढ़ा दिया जाता था। तो एक प्रकार की ये प्रथा थी। वेरी गुड अभिनव, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्लीमैन, सो इन्होंने क्या किया था, अपॉइंटमेंट किया था कैप्टन स्लीमैन को कि ये प्रथा को आपको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। सो कैप्टन स्लीमैन ने क्या किया था, ये जो सपरेशन ऑफ थग्स था इसको बंद करवा दिया था पूरी तरह से। बहुत मारा इन्होंने, बहुत अच्छा आंसर अभिनव, स्लीमैन, वेरी गुड, वेरी गुड। अनएक्सपेक्टेड, मुझे नहीं लग रहा था कि आप ये आंसर कर पाएंगे, अनएक्सपेक्टेड, वेरी गुड। चलिए भाई अगले सवाल पे। सती सिस्टम वाज एबलिश्ड बाय, बहुत आसान सवाल है, मैं ही बता देता हूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? 1829 में। किसके साथ? तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। इसीलिए राजा राम मोहन राय को क्या बोला जाता है? इंडियन फादर ऑफ रेनेसा, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, ठीक है भाई, भारतीय पुनर्जागरण के पिता। और बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति थे, इनके बारे में जरूर पढ़िए, राजा राम मोहन राय के बारे में, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति थे, ठीक है। सो जब विलियम बेंटिक जब ये बंद करने आए सती सिस्टम, तो उस टाइम पे एक व्यक्ति थे, इनका नाम था राधा कांत देव, ठीक है। ये बोलने लग गए कि अरे तुम हमारे कल्चर में वो नहीं कर सकते, कल्चर में हमारे में, अंग्रेजों से बोला इन्होंने, हमारे कल्चर को मत छेड़ो, जो तुम कर रहे हो वो तो ठीक है। राधा कांत देव को बुलाया गया, राजा राम मोहन राय ने बुलाया कि इधर आओ, तुम्हारे कल्चर से कौन छेड़ रहा है। उन्होंने बोला कि सती सिस्टम वेदों में लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कहां लिखा हुआ है, दिखाओ। कहीं नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये नाम याद रख लेना, किसने अपोज किया था इसका, तो राधा कांत देव ने, ठीक है। अगला सवाल, इन विच ईयर सती सिस्टम वाज अबोलिश्ड बाय विलियम बेंटिक? बहुत आसान सवाल है, 1829। आगे चलते हैं, थोड़े टफ क्वेश्चंस पे आते हैं। द एक्सपोर्ट ऑफ स्लेव्स फ्रॉम बंगाल वाज बैंड इन विच ईयर?
इंपॉर्टेंट सवाल, आंसर करो, 32 का आंसर करो, ठीक है। स्लेव स्लेव स्लेव, दास सिस्टम, दास प्रथा, ठीक है भाई, दास प्रथा बंगाल में पूछा गया, बंगाल में कब बैन करी गई है, इनका इसका पूरा एक इतिहास है स्लेव डायनेस्टी का, स्लेव। सो हुआ क्या था, आंसर 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 आंसर, अभिनव, अमन, रोहित, आंसर आंसर करो भाई, अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। बंगाल में स्लेव स्लेव जो प्रथा है उसको कब बैन किया गया? रोहित, अभिनव 1868, 68, तुम अभिनव तुम कहां 68 में पहुंच गए हो बेटा? 1843 में तो इंडिया में बैन कर दिया गया था, 1843। रोहित सही आंसर, ठीक है। सो बंगाल में धीरे धीरे से क्या किया गया, स्लेव डायनेस्टी पे धीरे धीरे कंट्रोल किया गया, तो 3 बार में इसको किया गया। 17 आप देखोगे 1789 में सबसे पहले बंगाल में स्लेव डायनेस्टी को खत्म करने की बात करी गई, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाई। फिर 1811 में खत्म करने की बात करी गई, फिर 1823 में करी गई, लेकिन उसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। और चार्टर एक्ट में बोला गया कि ये जो स्लेव जो प्रैक्टिसेस हैं ये बिल्कुल पूरी तरह से बैंड हो जानी चाहिए। और इसी चार्टर एक्ट के द्वारा 10 साल बाद आप देखोगे 1843 में इस चार्टर एक्ट ने क्या कर दिया, इंडिया में बैन कर दी गई स्लेव, ठीक है, स्लेव सिस्टम, ठीक है। चलिए भाई, चलिए, तो राइट आंसर होगा हमारा 1789 से स्टार्ट हो गया था बंगाल में, ठीक है, बैन होना। हाँ चलिए, अवध वॉज अनेक्स्ड टू ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया बाय, अवध को कैसे अनेक्स किया गया था? आप सभी को पता है, एक बंदा आया था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपको पता ही है इसका, हड़प नीति का सिद्धांत, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे पूरे भारत को लूटने के लिए। पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, बिकम अ किंग मेकर, ठीक है, इन दोनों के, इनके बीच में घुस जाओ, 2 लोगों में झगड़ा करो, किंग मेकर बनो, मूर्खों को राजा बना दो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो था सब्सिडरी अलायंस, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इन तीनों फॉर्मूले के बेस पे पूरे भारत को क्या कर लिया गया, अनेक्स कर लिया गया। तो अवध वाज अनेक्स्ड टू ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अवध को कैसे किया गया था? बहुत आसान है, बाय डिक्लेयरिंग द स्टेट एज माल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कब? तो 1856, 1856, ठीक है, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने बोला, और वाजिद अली शाह इस टाइम पे यहाँ के महाराजा थे, और करना ही था, ये तो होना ही था, ठीक है। बंदा जूते भी नहीं पहनता था अपने आप से, उसके जो नौकर थे वो आके जूते पहनाते थे उसको, मतलब बहुत ही वो जो नवाबों वाला जो वो फेस था, अवध के नवाब इसीलिए बहुत फेमस है, ठीक है, वाजिद अली शाह। और इसके बाद आपको पता ही है कि हजरत बेगम बाद में लीड करेंगी 1857 की क्रांति को, ठीक है। अवध वॉज अनेक्स्ड इनटू द ब्रिटिश डोमिनियन, कौन से साल में अवध को अनेक्स किया गया? राइट आंसर भाई 1856, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति के सिद्धांत पे, ठीक है, हड़प नीति। और हड़प नीति किसने चलाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। और कुछ चीजें जो याद रखोगे, सबसे पहले जो स्टेट था उसको अनेक्स किया गया था वो था सतारा। कब? तो 1848 में। उसके बाद जैतपुर, ठीक है, 1849 में। उसके बाद संभलपुर 1849। उसके बाद आप देखोगे उदयपुर, ठीक है, ये उदयपुर वो नहीं है जो आप राजस्थान वाला समझ रहे हो। कब? 1852 में। उसके बाद आप देखोगे झांसी, ठीक है, झांसी 1853 में, ओके 3। एंड उसके बाद झांसी के बाद शायद नागपुर 1854 में। और उसके बाद आप देखोगे अवध 1856, ठीक है। और यहीं से जब अवध को अनेक्स कर लिया जाएगा वाजिद अली शाह के टाइम पे, तो हजरत बेगम, ठीक है, ये इनकी पत्नी थी। बाद में ये 1857 की क्रांति को लीड करेंगी, कहां से? अवध से, ठीक है भाई। चलिए भाई, अगला सवाल, विच ऑफ द अंडर रिटन पेयर ऑफ करेक्टली मैच कौन कौन से हैं? करेक्टली मैच इनमें से कौन सा है? आंसर करो भाई। रोहित, अभिनव, अमन, आंसर, कौन सा करेक्टली मैच्ड है?
सतारा अभी बताया था, सतारा तो 1848 में हुआ था, ठीक है भाई। पंजाब एट दैट टाइम नहीं हुआ था पूरी तरह से नेक्स्ट, ठीक है। मर्जर ऑफ अवध, अवध का 1856 में, हाँ तो यही सही हो गया, ठीक है। झांसी का 1853 में हुआ था। राइट आंसर इज सी, सी, ओके, ठीक है रोहित, सी। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग अनमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन देम इट गवर्नेंस, सेम सवाल है, ठीक है भाई, सेम सवाल है। रोहित आंसर, हाँ डलहौजी राइट आंसर है, डलहौजी सही है रोहित, सेम सवाल है। 38 कौन सा हो जाएगा, अवध हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, करेक्टली मैच करो भाई। अवध, वेरी गुड रोहित, राइट आंसर। 39 अच्छा सवाल है, झांसी, संबलपुर और सतारा, बहुत ही आसान है। आंसर मी, करेक्ट आंसर मी भाई, जल्दी। झांसी 1853, संबलपुर 1849, सतारा 1848, राइट आंसर क्या बनेगा, 321, 321 कहां है इसमें से, सी इज द राइट आंसर, सतारा, झांसी, संबलपुर। रोहित, सतारा के बाद झांसी नहीं, संबलपुर पहले आएगा, 321 होना चाहिए। 39 ठीक है, 321 होगा। Which of the following was the first victim of Lord Dalhousie policy of doctrine of lapse, पहला विक्टिम कौन था, बहुत ही आसान है, सतारा 1848, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, बहुत अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, ये बहुत रेयरली क्वेश्चन आया हुआ है, ये यूपीपीसीएस ने पूछा है कई बार, अभी रिसेंटली पूछना स्टार्ट किया है। सिंध को अनेक्स्ड किसके टाइम पे किया गया था, अच्छा सवाल है, रिपीटेड नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। सिंध पूरे साल न्यूज में रहा है, सिंध, ठीक है। तो आप देखोगे सिंध को जो अनेक्स किया गया था वो किया गया था 1843 में। सो 1842 से लेके और 1843 तक तुम्हारे जो उस टाइम पे थे लॉर्ड एलनबरो, सो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंध को जो कॉन्क्वेस्ट किया गया था वो लॉर्ड एलनबरो ने किया था, ठीक है, ये अच्छा सवाल है। चलिए, who among the following was the British resident in Awadh at time of its annexation into British dominion, बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि रेजिडेंट की आपको इंपॉर्टेंस पता है अब, ठीक है, जो रेजिडेंस है उसकी इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अवध में कौन था रेजिडेंस, बहुत अच्छा सवाल है। आंसर मी, आंसर, सो द राइट आंसर इज जेम्स आउट्रम, 3 स्टार लगा लो भैया इस पे, 3 स्टार लगा लो, जेम्स आउट्रम 43, ठीक है। चलिए भाई, द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज लेड डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, पहली रेलवे किसके टाइम पे, फर्स्ट रेलवे भाई, सो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, ऑब्वियस ही बात है। 1853 में मुंबई से थाने के बीच, ठीक है, मुंबई से थाने के बीच चली थी, और दुनिया में पहली जो रेलवे थी वो 1825 में चली थी इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में भी कहां चली थी, मैनचेस्टर, ठीक है, मैनचेस्टर सिटी जिसके नाम से फुटबॉल है, मुंबई टू थाने, वेरी गुड। सो मैनचेस्टर में पहली जो ट्रेन चली थी 1825 में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। और इसके साथ साथ लॉर्ड डलहौजी के और भी काम थे, है ना, काफी चीजें, देखो ये सारे काम लॉर्ड डलहौजी ने क्यों कर पाए, एक चीज याद रखोगे, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो होता था वो पहले आर्मी के अंडर था, आर्मी जो बोर्ड है वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट करती थी, तो जितने भी चीजें थी जैसे रोड बनाना, रेलवे बनाना या कुछ भी करना, वो जो काम था वो आर्मी बोर्ड के अंडर था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी जब आया तो वो काम इसने अपने अंडर ले लिया और फिर उसने ये सारे काम करे। 1853 में इसने रेलवे लेके आया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे 1854 में डाक, है ना, पोस्ट ऑफिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है 18। फिर उसके बाद आप देखोगे चार्ल्स वुड डिस्पैच भी इसी के टाइम पे आया था, ठीक है।
सो 1850 में ये डाक टिकट लेके आया। उसके बाद इसने इलेक्ट्रीफाइंग, ठीक है, तार बिछाने स्टार्ट कर दिए थे। इलेक्ट्रिसिटी तार कहां से कहां तक बिछाए थे, एक बार पूछा गया था। कलकत्ता से लेके और आगरा तक पहली बार इलेक्ट्रिसिटी के तार बिछाए गए थे। ठीक है, ठीक है अभिनव, बिल्कुल बिल्कुल, चलें। यस, इसके बाद कुछ चीजें लॉर्ड डलहौजी की याद रख लेना। सिक्किम का, इसने सिक्किम को अनेक्स किया था। सिक्किम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्किम वाली चीजें, इसीलिए तो चाइना बोलता है कि सिक्किम हमारा है। तो सिक्किम को 1850 में अनेक्स कर लिया। इसके बाद आप देखोगे जो पंजाब का जो विलय हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था। ठीक है, 1852 में। ठीक है, और इन्होंने एक सब्सिडरी अलायंस ही पास किया था डलहौजी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे थर्ड एंग्लो वर्मा जो वॉर था वो भी डलहौजी के टाइम पे। तो काफी चीजें डलहौजी ने करी थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज ओपन इन इंडिया बिटवीन, बहुत ही आसान है, अभी बताया था, मुंबई से थाने। चलिए भाई अगला सवाल, विच कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट, बहुत अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है, कंपनी पूछी गई है। आजकल क्या है, रेलवे को बेचा जा रहा है, रेलवे का क्या किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, तो आपसे पहली कंपनी पूछ ली जाएगी, पहली कंपनी कौन थी जिसने मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, तो ये याद रखोगे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक, जो सबसे बड़ा जो मेजर एक्सपेंशन जो किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने किए थे सारे। ठीक है, तो राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1845 टू 1855 बाय, अभी बताया था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो था ये पहले किसके अंदर आता था, पहले ये आता था आर्मी बोर्ड के अंदर। ठीक है, और जब ये आर्मी बोर्ड के अंडर आता था, इसको लॉर्ड डलहौजी ने अपने अंडर किया और उसके बाद सारे काम स्टार्ट कर दिए इंडिया में। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी वाज द राइट आंसर। चलिए भाई अगला सवाल, इन हुज रूल द विडो रीमैरिज एक्ट वाज इंप्लीमेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज एक्ट कब आया था? सो आप देखोगे 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और 1856 में कौन आ चुका था, लॉर्ड कैनिंग आ गया था, और यही बना इंडिया का फर्स्ट वॉइस रॉय। क्यों बना? 1857 में हमने क्या कर दिया, रिवोल्ट, 1857 की क्रांति, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया भारत। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया भारत। ठीक है, तो विडो रीमैरिज एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के टाइम पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, काफी टाइम हो गया है, और कल का टाइम जो होगा हमारा, वहां से हम वॉइस रॉय पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब ब्रिटिश क्राउन के अंडर हम सारी चीजें पढ़ेंगे। ब्रिटिश क्राउन के अंडर क्या क्या पॉलिसी थी, उसमें लॉर्ड कर्जन, मिंटो, लॉर्ड इरविन, लिनलिथगो और माउंटबेटन, इनकी हम चर्चा करेंगे। चलिए, बाकी अपना ध्यान रखें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, धन्यवाद।